नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए अधिनियम की बात करेंगे जिसका नाम है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, जो कि 2005 में लाया गया। आपको मालूम है या फिर मालूम नहीं होगा कि 20 जनवरी 2006 को इस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए, यानी पहले आया था और पास होते होते 20 जनवरी 2006 आ गया। 2005 में लाया गया होगा लेकिन 2006 आ गया। अब चूंकि महिला एवं बाल विकास से संबंधित चीजें आप पढ़ रहे हैं तो ये बालकों के संरक्षण से संबंधित चीज है, इसलिए आपको इसको सिलेबस में पढ़ना चाहिए और महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसमें बहुत ज़्यादा समझने और जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ें साफ साफ हैं। जैसे राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ हैं, जिसको पढ़ना कितना आसान होता है, वैसे ही इसको पढ़ना भी कितना आसान है वो आगे हमको पता चल जाएगा। कुल 7 अध्याय हैं इसमें, अध्यायों की बात पहले कर लिया है हमने। तो कुल 7 अध्याय के अंतर्गत इसके 37 धाराओं को बांटा गया है। 37 धारा मतलब 37 धाराएं हैं। इसमें केंद्रीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग, 2 आयोग बनाने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। आयोग का मतलब ये होता है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे जो कि सरकारी तौर पे मनोनीत होंगे, उसको आयोग बोला जाता है। कई बार आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि इस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया जा रहा है, उस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया जा रहा है, या फिर एक आयोग बना दिया जा रहा है मंत्रियों का, जो कि देखे कि एमएसपी पर, या फिर अभी जो किसान आंदोलन हो रहा था कुछ दिन पहले, तो एमएसपी पर क्या मतलब निपटारा हो सकता है किसान आंदोलन का। तो इस तरीके से एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं, उसको आयोग बोला जाता है सरकारी तौर पे। तो आखिर ये आयोग लाया क्यों गया? इसलिए लाया गया कि बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए, जैसा कि इसमें नाम से भी है कि बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए आयोग लाया गया। इसमें कुल 7 अध्याय हैं जिसके अंतर्गत 37 धाराएं हैं। अब एक एक धारा को धीरे धीरे पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इसमें धारा से संबंधित आपसे प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आयोग से संबंधित क्या चीजें हैं। धाराओं से संबंधित मुख्य रूप से प्रश्न नहीं होंगे, आयोग से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चीजों को धीरे धीरे समझते जाइएगा कि आखिर ये बात क्या है। इसके इतिहास की बात करें थोड़ा सा, तो 1990 में एक सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का शिखर सम्मेलन हुआ। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में अब उतना लंबा नहीं बताऊंगा। ये समझिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि जिसमें विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं भाग लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है। तो बालकों के अधिकार का संरक्षण एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था 90 के दशक में। तो उस समय एक शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें माना गया कि जो बालक जीवित हैं, यानी जो बालक हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। तो उसके लिए एक आयोग बनाने की बात वहां से उठी और धीरे धीरे आप देखते हैं कि 1990 में सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1992 में एक अभिसमय हुआ। अभिसमय का मतलब होता है एक संधि जैसा, एक क्या बोलते हैं उसको, संधि के अलावा क्या बोल सकते हैं उसको, एक सहमति पत्र जैसी बात कह सकते हैं। तो 1992 में एक सहमति पत्र बना कि हाँ, बालकों के संरक्षण पर कुछ काम करना चाहिए। और आप देखते हैं कि 20 जनवरी 2006 को हमारे यहाँ ये अधिनियम बन जाता है कि एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बनेगा और एक राज्य संरक्षण आयोग बनेगा। तो इस तरीके से ये बना धीरे धीरे। अब देखते हैं कि इसमें धाराओं के बारे में बात करेंगे। तो अध्याय 1 पहले देखते हैं। अध्याय 1 के अंतर्गत 2 धाराएं हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि वीडियो जो है कम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारा विचार बना तो चूंकि सिलेबस को समय पे खत्म करना है हमको, तो वीडियोस की संख्या मैं बढ़ा सकता हूं, यानी दिन में 2 वीडियो भी आपके पास आ सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा। और एक चीज के लिए और कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ब्लैक बोर्ड चाहिए या ग्रीन बोर्ड चाहिए। कई लोग ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, कई लोग ग्रीन बोर्ड बोलते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। कल देखा कमेंट तो कोई ग्रीन बोर्ड बोला है, तो उसको भी कमेंट करिएगा। पीडीएफ आ रहा है, बेफिक्र रहिए, पीडीएफ मिल जाएगा समय पे, टेंशन मत लीजिए। अध्याय 1 की बात करें, इसके अंतर्गत 2 धाराएं हैं।
एक धारा और दूसरी धारा, दोनों धाराओं पर बात करेंगे। पहली धारा क्या कहता है और दूसरी धारा क्या कहता है। पहली धारा जैसा कि सब पहले से कहता आ रहा है वैसे ही कहता है कि इसका नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है। तो इसका नाम जो होगा वो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 होगा। इस अधिनियम के लाने के बाद ही आयोग बनाए गए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के लाने के बाद ही आयोग बनाए जा सकते थे सरकारी तौर पे, तो इसीलिए इस अधिनियम को लाया गया। अब देखते हैं इसका नाम जो है वो क्या है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसका क्षेत्र जो है या विस्तार की बात करें तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो सकता है क्योंकि इसका धारा 370 हट चुका है। अब तीसरा बात करें इसके अंतर्गत कि ये किस तारीख से स्टार्ट माना जाएगा, तो जब भी राष्ट्रपति केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर दे कि हाँ बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 को अब लागू किया जाता है, तो उसी तारीख से ये लागू कर दिया जाएगा। किस तारीख से लागू किया गया उसके बारे में मैं आगे वाले वीडियो में बात कर लूंगा। अभी थोड़ा सा आज होमवर्क कम हुआ है, लेकिन ये समझिए कि 20 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। एक डेट याद रखिएगा, एक डेट ही पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछा जा सकता। तो इस तरीके से हमने धारा 1 के बारे में पढ़ लिया। अब धारा 2 के बारे में पढ़ेंगे कि धारा 2 क्या कहता है। तो हमेशा की तरह धारा 2 परिभाषा के बारे में बोलता है, और परिभाषा ये कहता है, परिभाषा के बारे में आपको बताया गया है अध्यक्ष की परिभाषा क्या होगा, आयोग की परिभाषा क्या होगी, सदस्य की परिभाषा क्या होगी। तो उन सब चीजों को अभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे धारा 2 में हम उतना डील नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे सीधे सीधे अध्याय 2 में, यानी धारा 2 के अंतर्गत डील न करते हुए अध्याय 2 का हम देखते हैं धारा 3। अध्याय 2 का पहला धारा क्या है, 3। यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। धारा 3 के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है, किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। आप ध्यान रखिएगा आगे जाके राज्य बाल संरक्षण आयोग का भी गठन का अलग धारा है, वो धारा 13 से बताया गया है, धारा 17 से उसके बारे में बताया गया। लेकिन दो तरीके के आयोग के गठन के बारे में इस जो अधिनियम में बात की गई, एक राष्ट्रीय और एक राज्य। तो अभी हम राष्ट्रीय स्तर वाला पढ़ रहे हैं, उसके बाद राज्य स्तर वाला भी पढ़ेंगे। तो पहले राष्ट्रीय स्तर वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे हैं धारा 3 में, जिस धारा 3 में जो बताया है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। पहली बात तो यही पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा, ठीक है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी और कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे, क्या इसमें महिलाओं को स्थान दिया गया है, क्या महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया है, ये सारी चीजें इसमें है। तो इसमें जो आयोग होगा, आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा और उसके 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य होंगे। अब आपसे इन्हीं के बारे में पूछा जा सकता है, धारा के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं पूछा जा सकता। तो जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी और सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। तो आपसे कई तरीके के सवाल घुमा करके पूछे जा सकते हैं कि सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष की नियुक्ति जबकि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन होगा उसमें कुल मिला के 6 लोग होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और बाकी 6 जो होंगे वो 7 लोग होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे, ठीक है। अध्यक्ष कैसा व्यक्ति हो सकता है? अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बालकों के विकास के लिए या बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए, बालकों के संवर्धन के लिए पहले कोई बड़ा काम किया हो, वैसे व्यक्ति को ही केंद्र सरकार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी, ठीक है। इसको लिख लीजिए
कि ऐसा विख्यात व्यक्ति जो बालकों के कल्याण और संवर्धन के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो, उसको ही केंद्र सरकार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी। अब देखते हैं कि जो इसके 6 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि 6 सदस्य जो हैं उसमें से 2 सदस्य जो होंगे आवश्यक रूप से स्त्री होगी, यानी महिला होगी। 4 सदस्य पुरुष होंगे और 2 सदस्य महिला होंगी। अब इसमें एक सवाल आपसे ये भी हो सकता है कि क्या 2 ही सदस्य महिलाएं हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल 2 ही सदस्य महिलाएं नहीं हो सकती, स्त्री नहीं हो सकती, कम से कम 2 स्त्रियां तो होंगी ही होंगी, उससे ज्यादा स्त्रियां भी इसकी सदस्य बन सकती हैं, लेकिन मिनिमम 2 लोगों को सदस्य बनाना ही बनाना है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग में। यहां तक बात क्लियर होगी, आप लिख लीजिएगा इसको। अब देखते हैं कि जो 6 सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी, यानी उनकी योग्यता क्या होगी। तो ये 6 योग्यताओं के बारे में बात की गई है। पहला तो है कि वो मतलब नीचे जो 6 योग्यता है उस क्षेत्र में कोई बड़ा काम किए हो, उन्हीं को ये सदस्य की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को सदस्य बनाया जाएगा। अब ये केंद्र सरकार के विषय है, केंद्र सरकार का विचार का विषय है कि वो किसको बनाती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारे पुरुष काम किए हैं, बहुत सारी महिलाएं काम की हैं, तो क्या सबको सदस्य बना दिया जाएगा? क्या 6 ही लोगों को तो बनाया जाएगा ना। तो इसमें से किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, वो सारी चीजें रखना है। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए 6 सदस्य, जिसमें से कम से कम 2 प्रत्येक निम्नलिखित श्रेष्ठता, योग्यता, सचनिष्ठा व्यक्ति होगा। यानी इसमें से लिख लीजिए कौन कौन सा क्षेत्र से होना चाहिए। या शिक्षा के क्षेत्र से हो, पहला। दूसरा, बाल स्वास्थ्य या देखरेख कल्याण या बाल विकास के क्षेत्र से हो। किशोर न्याय के बारे में कुछ काम किया हो, किशोरों को न्याय दिलाने में। बालक श्रम या बालकों के कष्ट का आहरण किया हो, चौथा पॉइंट था। 5वां, बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र के क्षेत्र से हो। और 6वां पॉइंट जो है, बालकों से संबंधित विधियां, यानी बालकों से संबंधित जो कानून है उसके बारे में ज्ञाता हो। फिर से बता देता हूं, पहला पॉइंट है शिक्षा, दूसरा बाल स्वास्थ्य, तीसरा किशोर न्याय के बारे में हो, चौथा है बालक श्रम, मतलब बाल श्रम से छुटकारा दिलाने का कोई काम किया हो। 5वां पॉइंट है बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र के क्षेत्र से हो। या और 6वां पॉइंट है बालक से संबंधित विधियां या बालक से संबंधित कानून के बारे में वो जानकारी रखता हो। तो कुल मिला के जो धारा 3 है, धारा 3 के अंतर्गत आयोग के बारे में बताया गया है और आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि सदस्य कौन हो सकता है, अध्यक्ष कौन हो सकता है। तो आपने लिख लिया होगा, अध्यक्ष कौन होगा? कोई विख्यात व्यक्ति जिसने बालकों के कल्याण में काम किया हो। और 6 सदस्य जिसमें 2 महिलाएं आवश्यक रूप से होंगी और 4 पुरुष हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि केवल 2 ही महिलाएं हो सकती हैं, 2 से अधिक भी महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन 2 महिलाएं आवश्यक रूप से होंगी ही होंगी। ठीक है, ये चीजें आपने लिख लिया। अब जो सदस्यों की नियुक्ति होगी उसके लिए 6 क्षेत्र बता दिए मैंने, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल श्रम, बालक मनोविज्ञान और बालकों से संबंधित विधियां, यानी कानून का ज्ञाता हो, तब ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। उन्हीं क्षेत्रों से अध्यक्ष सदस्यों का चयन किया जाएगा। आगे देखते हैं, एक चीज और इसमें बताया गया है, वो चीज बताया गया है कि इसका जो आयोग का मुख्यालय होगा वो कहां होगा। तो आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली में होगा। तो ये 3 चीजें इसमें बताई गई हैं। 3 चीजें कौन कौन सी? पहली बात, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा। दूसरी बात बताई गई है उसके सदस्य और अध्यक्ष के नियुक्तियों के बारे में कि किस तरीके से अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्ति किया जा सकता है। और तीसरी बात बताई गई है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे धाराओं के बारे में कुछ नहीं पूछा जा सकता, मतलब सामान्यतः नहीं पूछा जाएगा मुख्य रूप से, लेकिन आपसे इन सब क्षेत्रों के बारे में पूछ दिया जाएगा। 4 सेंटेंस दे देगा कि या फिर 3 सेंटेंस दे दिया, 4 सेंटेंस दे दिया कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग का मुख्यालय मुंबई में होगा, या राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का मुख्यालय केंद्र सरकार जहां अधिसूचित करे वहां होगा। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। ये इसी अधिनियम में लिख दिया गया है।
तो ये तीन चीजें हैं, पहला जो बता दिया केंद्र सरकार, दूसरा सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति, और तीसरा इसका मुख्यालय कहाँ होगा। तो ये तीन चीजें इसमें धारा 3 के अंतर्गत मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत धारा 3 हमने पढ़ लिया है। आइए देखते हैं धारा 4 के बारे में कि धारा 4 क्या कहता है। धारा 4 बताता है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगा। पहला धारा 3 जो था वो क्या बताया, अध्यक्ष और सदस्यों, कहां मिटा दिया, क्या मिटा दिया सर। धारा 3 जो बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी। अब धारा जो 4 है वो बता रहा है कि उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगा, यानी उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी नियुक्ति कब तक कब की होगी, क्या उनकी योग्यता होगी, ये सारी चीजों के बारे में तो पहले बात हुई। अब उनकी नियुक्ति कौन करेगा इस पर बात करें। तो इनकी नियुक्ति के बारे में पूरा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करने का केंद्र सरकार का अधिकार है। लेकिन इसमें एक चीज जो है जो आपसे धारा 4 के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा तो की जाएगी, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, यानी केंद्र सरकार द्वारा ही की जाएगी। लेकिन अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा तो की ही जाएगी, लेकिन जो अध्यक्ष की नियुक्ति होगा, कितने अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष एक होगा, 6 सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी वो केंद्र सरकार कैसे करेगी, इस पर भी इसमें साफ साफ बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग का जो प्रभारी मंत्री है, यानी जो मंत्री होगा महिला एवं बाल विकास विभाग का, उस मंत्री को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष किसका, अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष नहीं, उस मंत्री को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और 2 इसके और सदस्य बनेंगे, यानी कुल 3 सदस्य होंगे। और 3 सदस्यीय समिति जो डिसाइड करेगी और उस जो सिफारिश करेगी केंद्र सरकार को कि आपको इस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना है, तो केंद्र सरकार उसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि धारा 4 के अंतर्गत सदस्यों के नियुक्ति के बारे में कोई बाहरी हस्तक्षेप की बात नहीं की गई है, लेकिन धारा 4 के अंतर्गत अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बता दिया गया है, मतलब आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बता दिया गया है कि जो महिला एवं बाल विकास की मंत्री होगी उसके साथ 2 और सदस्य होंगे, यानी 3 सदस्यीय एक टीम बनेगा। वही 3 सदस्यीय टीम डिसाइड करेगा कि किसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और उसी को केंद्र सरकार अध्यक्ष बनाने के लिए बाध्य होगी, यानी उनके सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य होगी। उस टीम के, जिस टीम में सदस्य होंगे 3, एक महिला एवं बाल विकास की मंत्री और 2 और, ठीक है। अब देखते हैं, धारा 4 खत्म हो गया, अब धारा 5 पढ़ते हैं। धारा 5 क्या कहता है, धारा 5 बताता है अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और शर्तें। तो लिख लीजिए इसको, क्या 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 है। पहला बात तो है कि उनकी पदावधि, यानी जब वो नियुक्त होंगे, सदस्य अध्यक्ष के रूप में जब चुने जाएंगे, तो उनकी पदावधि जो होगी 3 वर्ष की होगी। जिस दिन पद धारण करेगा उससे 3 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति कितने वर्ष तक पद पर बना रहता है, 5 वर्ष तक। उसी तरीके से ये 3 वर्ष तक बना रहेगा। कौन, या तो सदस्य हो तो भी और अध्यक्ष हो तो भी 3 वर्ष तक वो बना रहेगा। दूसरी एक बात इसी में बता दी गई है कि जो सदस्य और अध्यक्ष 3 वर्ष तक बने रहेंगे, वो केवल 2 बार ही सदस्य और अध्यक्ष बने रह सकते हैं, यानी एक व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज्यादा सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनेगा। यानी एक बार सदस्य बना, फिर दोबारा सदस्य बना, फिर तीसरी बार उसको सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बना, दूसरी बार अध्यक्ष बना, फिर तीसरी बार उसको अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। तो केवल 2 कार्यकाल तक ही ऐसा हो सकता है। जबकि राष्ट्रपति कितनी बार वो बन सकता है, राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, कितने बार भी, लेकिन इस आयोग में निर्धारित कर दिया गया कि 2 बार ही सदस्य या अध्यक्ष बनेगा। अब ये तो इनके कार्यकाल
के बारे में बात होगी कि 3 साल काम करेंगे, उसके बाद फिर से उनका चुनाव होगा, फिर से आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर दूसरा कोई आएगा। यदि वो दोबारा आते हैं तो फिर तीसरी बार वो नहीं आ पाएंगे। ये व्यक्ति एक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो 3 वर्ष तक काम किया, फिर से चुनाव हुआ, फिर 3 वर्ष काम किया, तीसरी बार वो चुनाव के लिए योग्य ही नहीं होगा, यानी केंद्र सरकार उसको नहीं चुन सकती। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं, और कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं। जैसे अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष जो होगा वो 65 वर्ष तक, और जो सदस्य होंगे वो 60 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकेंगे। यानी एक अध्यक्ष जो है, मान लीजिए उसकी उम्र थी 64 वर्ष, अब 64 वर्ष में उसको अध्यक्ष बना दिया गया और वो अध्यक्ष बन गया, और आप देखते हैं कि 64 के बाद 3 वर्ष तक वो बना रहेगा, यानी 65, 66, 67, तो 67 वर्ष तक वो अध्यक्ष बना रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बना रहेगा। 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो वहां तक ही वो सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य, ये 65 वर्ष की बात कर रहा हूं, अभी अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, तो अध्यक्ष तभी तक बना रहेगा जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष पूरी नहीं हो जाती या उसका 3 वर्ष का कार्यकाल नहीं हो जाता। इसी प्रकार से सदस्य की बात करें तो 60 वर्ष की उम्र पूरी नहीं हो जाती या उसका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, जो भी पहले पूरा होगा वहां से वो सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता। अध्यक्ष के बारे में 65 वर्ष है और सदस्य के बारे में 60 वर्ष है, तो लिख लीजिएगा इसको ध्यान से, यही सब चीजें पूछेगा। बाकी आपसे धाराएं मुख्य रूप से इससे नहीं पूछी जाएंगी। आइए अब देखते हैं, इसी धारा के अंतर्गत यानी धारा 5 के अंतर्गत एक चीज और बता दिया गया है कि सदस्य या अध्यक्ष जो होंगे अपना त्याग पत्र या अपना इस्तीफा किसको संबोधित करेंगे और किस तरीके से वो पद मुक्त हो सकते हैं स्वेच्छा से। स्वेच्छा से होने का मतलब ये है कि सरकार उनको नहीं हटा रही, वो खुद ही उस पद से हटना चाह रहे हैं। और एक होता है पद मुक्त कर देना, यानी सरकार द्वारा उनको हटा दिया जाना। तो ये स्वेच्छा से यानी इस्तीफा वाला जो चीज है उसमें यही बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्य जब भी चाहें अपनी नियुक्ति के बाद, नियुक्ति से पहले तो हो नहीं सकता क्योंकि जब सदस्य और अध्यक्ष है ही नहीं, जैसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति साइन करके भेज दे केंद्र सरकार को कि मैं सदस्य और अध्यक्ष नहीं रहना चाहता, तो मैं हूं ही नहीं, तो रहना क्या चाहूंगा। उसी तरीके से इसमें भी जो सदस्य या अध्यक्ष चुन लिया गया उसके बाद वो जब चाहे तब सिग्नेचर करके भेज देगा केंद्र सरकार को और वो सदस्य या अध्यक्ष पद से मुक्त हो सकता है। इस तरीके से धारा 5 के बारे में हमने पढ़ा कि जब भी उसकी नियुक्ति होगी उसके 3 वर्ष तक वो सदस्य या अध्यक्ष रह सकता है। कोई भी व्यक्ति 2 बार सदस्य या अध्यक्ष रह सकता है, उसके बाद तीसरी बार नहीं बन सकता। तीसरी बात हमने पढ़ी कि 65 वर्ष की आयु अध्यक्ष के लिए है मैक्सिमम और सदस्य के लिए 60 वर्ष की आयु है मैक्सिमम, उसके बाद उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। उसके बाद हमने एक और बात पढ़ी कि वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा, तो केंद्रीय सरकार को संबोधित करेगा। इस तरीके से चीजें धारा 5 की खत्म हो गई और यही सब चीजें पूछी जाएंगी कि आपसे पूछ दिया जाएगा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो आप हमेशा से पढ़ते जा रहे हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, मार दिए 5 वर्ष, अब गया सब पूरा खेल, 2 नंबर खत्म आपका। तो ऐसा ध्यान रखना है, इसीलिए यही सब चीजें इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं धारा 6। धारा 6 क्या कहता है। धारा 6 अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताता है। यानी ऐसे सदस्य और अध्यक्ष जो चुने जाएंगे आयोग के लिए, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के लिए, उनको उनका क्या वेतन होगा, उनको क्या भत्ता मिलेगी, क्या फैसिलिटी मिलेगी, इन सब चीजों के बारे में धारा 6 में वर्णन किया गया। तो इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, इसमें इतना ही जानना है केंद्र सरकार जो भी निर्धारित करेगी वही उसको मिलता रहेगा। धारा 7 पढ़ते हैं। धारा 7 क्या कहता है। धारा 7 इनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है
कि इसको जो सदस्य होंगे या अध्यक्ष होंगे उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आता जाए, या फिर आप लिखते जाइए। पहला बात है कदाचार या असमर्थता। कदाचार का मतलब ये है जो आचार है, यानी उसका जो व्यवहार है, आचरण जो है वो उस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बने रहने का नहीं है, आचरण उसका खराब है। और दूसरा असमर्थता, यानी काम करने के लायक नहीं है, काम नहीं कर पा रहा। मान लीजिए कोई अध्यक्ष था, वो बीमार पड़ गया, 3-4 बैठकें हो गई, वो गया ही नहीं, तो उसको क्या, किस चीज का पैसा देंगे, किस चीज का पैसा देगी सरकार? तो उसके अनुसार उसको हटा दिया जा सकता है, यानी उसका आचरण ठीक ना हो। मान लीजिए किसी नौयौवना को छेड़ दिया, और छेड़ने के बाद फिर वो कोर्ट में बात चली गई, और कोर्ट में बात साबित भी हो गई कि एक नौयौवना को इस जो है 65 वर्षीय नौजवान के साथ छेड़ा गया है, नौजवान ने छेड़ा है, और उसके ऊपर साबित हो गया कि भाई तुमने छेड़ा ही है, उसको जेल हो गया। तो वैसे समय में सरकार थोड़ी चाहेगी कि जो नौयौवनाओं को छेड़ रहा है नवयुवक 65 वर्ष का, और वो यहाँ पे आयोग का अध्यक्ष बना रहे, आयोग का सदस्य बना रहे, तो ऐसा तो नहीं चाहेगी। तो वही कदाचार है। तो वैसा यदि वो करता है, या फिर काम करने में असमर्थ है, पैरालिसिस हो गया, यानी लकवा मार गया, वो सो रहा है घर में, तो सरकार उसको हटा सकती है। तो ये दो मुख्य रूप से हैं जिसको लिखिएगा आप, एक कदाचार है और एक असमर्थता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई लड़की मान लीजिए उसके ऊपर आरोप लगा दी कि इसका आचरण ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत सरकार हटा देगी, वो साबित होना चाहिए, तब ऐसा सरकार करती है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। और कि यदि कोर्ट उनको दिवालिया घोषित कर दे, ठीक है, कोर्ट यदि उसको दिवालिया घोषित कर दे, किसको, सदस्य को या अध्यक्ष को, तो भी हटा दिया जा सकता है। मान लीजिए वो सदस्य या अध्यक्ष है, तो उसका काम क्या है, उसका काम है बालक अधिकार संरक्षण आयोग, जो राष्ट्रीय बालक संरक्षण अधिकार आयोग है, उसमें काम करे, उसके लिए पैसा लेता है। और वैसी स्थिति में पता चल रहा है कि वो तो वहां काम करता है और फिर दूसरे जगह भी एक जगह काम करता है, हमारे यहाँ एनालाइजर में आके टाइपिंग का काम करता है वो वैसा अध्यक्ष, तो फिर उसको वैसे भी हटा देगी। दो जगह आप कैसा वेतन ले सकते हैं। तीसरा कि यदि वो काम करने से इनकार कर दे कि मैं नहीं काम कर सकता, या फिर असमर्थ हो जाए, तो भी हटा देगी। आगे देखें तो यदि वो विकृत चित्त का है, यानी मेरे जैसा पागल हो जो फ्री में पढ़ाना चाह रहा हो, तो भी हटा देगी। और आगे देखें तो वह यदि अपने पद का दुरुपयोग करता है तो भी हटा सकता है। किसी अपराध के लिए उसको दोष सिद्ध ठहराया गया, उसको कारावास हो गया, तो भी हटा देगा। जेल से थोड़ी चलाएगा, नेता थोड़ी है वो कि जेल से चलेगा शासन, नहीं होता। एक फिल्म आई थी अपहरण, उसमें तबरेज आलम को देखिएगा, जेल से चलाता है वो, मस्त फिल्म है, कभी देखिएगा, फ्री टाइम होगा 23 जनवरी के बाद देख लीजिए। तो या फिर तो इस तरीके से वो दोष सिद्ध हो गया तो भी उसको हटा सकता है। अगर हम बात करें कि वो उसको बनाया गया है कि तुम अध्यक्ष को बनाया गया है कि तुम आयोग में आओगे, मतलब जो बैठक होगी उसमें आओगे, और 3 बार तक वो आता ही नहीं है, 3 लगातार नहीं आता है, और इसकी कोई सूचना भी नहीं देता कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं, कि क्यों नहीं जा रहा हूं, इसकी कोई सूचना नहीं देगा, तो भी सरकार उसको हटा देगी। तुमको देखने के लिए थोड़ी रखे भाई, तुम्हारा जो काम है वो करो और पैसा लो, साफ साफ बात है। तो इस तरीके से देखते हैं कि इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, सदस्यों को और अध्यक्षों को, जिसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहली बात तो है वो यदि कदाचार साबित हो जाए, या फिर असमर्थ हो काम करने में, दिवालिया हो जाए, और वहां काम करते हुए किसी जगह और काम कर रहे हैं सवेतन, काम करने से इनकार कर दे, विकृत चित्त का हो, पद का दुरुपयोग कर ले, अपराध के लिए दोषी ठहराए और जेल चला जाए, आयोग में अनुपस्थित रहता है 3 बार तक और उसका कोई सूचना भी नहीं देता है। उसके बाद देखें तो इस तरीके से इतनी चीजें हैं जिसके अंतर्गत उसको हटा दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी उसको हटाने का बात आएगा तो उसके बात को भी सुना जाएगा। न्याय तो यही कहता है कि दोनों के बात को सुना जाए। एक आदमी एक था काजी, समझे, काजी जानते हैं? जो लोग उर्दू बैकग्राउंड से होंगे, जो लोग थोड़ा बहुत
उर्दू में इंटरेस्ट लेते होंगे, चाहे फिर जो मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम महिला देख रही होंगी तो उनको थोड़ा बहुत जानकारी होगा। एक था काजी। इससे मेरे को एक कहानी याद आ गई। काजी जो था वो पहले एक था पियक्कड़ था, यानी पीने वाला था, खूब पीता था, पीने में कोई कमी नहीं थी। पीते पीते वो थोड़ा खिसक गया। खिसकने के बाद जैसे ही खिसका तो उसको बना दिया काजी। काजी का मतलब हुआ न्यायाधीश। तो न्यायाधीश हुआ, तो न्यायाधीश होने के बाद वो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा, उसके सामने एक बात आया, एक केस आया कि भाई सामने वाला व्यक्ति ने मुझको थप्पड़ मारा है। ऐसे जाकर के एक फरियादी गया और दुहाई हो मुझे थप्पड़ मारा गया है। तो काजी बोला कि थप्पड़ मारा गया है, किसने मारा है? तो बोला कि नहीं, वो खान साहब ने मारा है। तो बोला खान साहब को फांसी पर लटका दो। तो जो इसका सहायक था, यानी कोर्ट में जो लोग रहते हैं ना, जो आवाज देते हैं हाजिर हो गवाह हाजिर हो, वो बोला काजी को कि काजी साहब आपने पूरी बात तो सुनी ही नहीं, आपने केवल एक व्यक्ति रमेश की बात सुन करके आप खान साहब को फांसी देने की बात कर रहे हैं। तो काजी बोला कि अगर मैं दोनों की बात सुनूंगा तो मैं असमंजस की स्थिति में फंस जाऊंगा, और इतना समय कहाँ है मेरे पास। मैं यहां से निकलूंगा, जाऊंगा, मारूंगा, सोऊंगा। इसलिए मैं तो फटाफट न्याय करना चाहता हूं, जो भारतीय न्याय व्यवस्था उसको एकदम सुधार देना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं होगा, इस काजी जैसा नहीं होगा सदस्याध्यक्ष के साथ न्याय। उस सदस्याध्यक्ष के साथ जो न्याय होगा वो न्याय होगा, यानी उसके भी बात को सुना जाएगा, उसके बाद न्याय किया जाएगा, और या फिर उसको हटाना है या नहीं हटाना है, ये सारी चीजें इसी धारा में लिखी। अब देखते हैं आगे धारा 8 के बारे में कि धारा 8 क्या कहता है। धारा 7 तक हमने पढ़ लिया। धारा 8 क्या कहता है? धारा 8 कहता है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य का जो पद है रिक्त हो जाता है तब की स्थिति में। रिक्त कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए सदस्य की मृत्यु हो गई, अध्यक्ष की मृत्यु हो गई, अध्यक्ष असमर्थ है, केंद्र सरकार ने हटा दिया या उसने इस्तीफा दे दिया, तो सारी स्थितियों में उसका पद रिक्त हो गया। उसके बारे में धारा 8 में बताया गया। धारा 8 बताता है कि धारा 7, इससे पहले जो धारा 7 पढ़ा जिसके अंतर्गत उसको हटा दिया गया है, या फिर धारा 5 यानी उसकी आयु 3 वर्ष से अधिक मतलब उसका जो कार्यकाल पूरा हो गया, 3 वर्ष तक कर लिया या फिर 65 वर्ष पूरा कर लिया जो अध्यक्ष है वो, तब की स्थिति के बारे में बताया गया। यदि इस तरीके से धारा 7 में उसको हटा दिया जाए, या फिर धारा 5 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को संबोधित करके यदि वो अपना त्याग पत्र दे दे धारा 5 के अंतर्गत, या फिर उसको पद से हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगा, कितने दिनों के अंदर होगा, तो ये चीज बताता है, इसी धारा में बताया गया धारा 8 में। और ये पूछ सकता है आपको कि ये धारा 8 में कितने दिनों के अंदर सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, तो 90 दिन। इस चीज को लिख लीजिएगा, बाकी चीजें कुछ नहीं पूछेगा आपसे। 2 चीजें इसमें है, पहला धारा 7 के अंतर्गत यानी केंद्र सरकार उसको हटा दे, और धारा 5 के 2 के अंतर्गत यदि वो अपना इस्तीफा दे दे, तब 90 दिन के अंदर उनका चुनाव या फिर उनका नियुक्ति हो जाएगा। आइए देखते हैं धारा 9, बहुत आसान है कि धारा 9 क्या कहता है। धारा 8 तो हो गया, धारा 9 क्या कहता है? धारा 9 कहता है कारबार एवं कारबार के समव्यवहार की प्रक्रिया, यानी सदस्य और अध्यक्ष जो होंगे वो किस तरीके से अपना काम करेंगे, कितने दिनों में बैठक होगी और कितने दिनों तक बैठक नहीं हो सकती है, यदि दो बैठक कितने और कितने दिनों के बीच में हो सकती है, सारी चीजें बताता है आपका धारा 10। धारा 9 तो हमने पढ़ लिया ना, इससे पहले वाले में तो धारा 9 ही पढ़ा था ना, अब धारा 10 पढ़ेंगे। धारा 8 हमने पढ़ लिया था, अध्यक्ष एवं सदस्य का रिक्त हो जाना, तो 90 दिन के अंदर हो जाएगा। अच्छा, धारा 9 छूट गया। धारा 9 क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है धारा 9 में।
हाँ, तो हम धारा 9 के बारे में पढ़ रहे थे कि धारा 9 क्या है। ठीक है, आइए। एक ज़रूरी कॉल आ गया था इसलिए बीच में ब्रेक करना पड़ा, क्षमा चाहूँगा, लेकिन क्या करें, इसे मजबूरी। हाँ, धारा 9 बताता है रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधि मान्य न होना। यानी यदि मान लीजिए छः सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और इसके 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य जो हैं उसमें से मान लीजिए कोई एक सदस्य नहीं आया है, 2 सदस्य नहीं आए हैं, तो इसके वजह से जो कार्यवाही होगी वो वैलिड होगा, मान्य होगा, अमान्य नहीं होगा। यही चीज बताया गया है। तो इसमें 2-3 चीजें बताई गई हैं, लेकिन उसको ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, तो मैं उसको आपको ज्यादा लेंदी नहीं करता हूं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं धारा 10 में। धारा 10 क्या बताता है उसके बारे में एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। धारा 10 बताता है कारभार एवं समव्यवहार की प्रक्रिया। यानी आयोग जो बना है वो किस तरीके से अपना कार्य करेगा, किस तरीके से उसकी बैठकें होंगी, ये सारी चीजें, कितने कितने दिन में बैठक होगी, वो सारी चीजें इसमें बताया गया। तो इसमें पहला पॉइंट तो यही है जिसके आपसे पूछा जा सकता है कि आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, लेकिन अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच 3 मास से अधिक का समय नहीं होगा। यानी अध्यक्ष जब चाहे तब ऐसा बैठक कर सकता है, लेकिन उसको बैठक 3 महीने के बीच में कर ही लेना है। यानी एक बैठक आज हुआ तो इसके बाद 3 महीने का गैप लेगा और फिर दूसरा बैठक करेगा। ऐसा नहीं है कि इस 3 महीने के बीच में वो चाहे तो कई बैठक करा सकता है, लेकिन कई बैठक न हो तो भी 3 महीने के अंदर अंदर एक बैठक तो हो ही जाना चाहिए। मतलब 3 महीने के अंतराल में एक एक बैठक तो होनी चाहिए। यानी अगर कहें कि आयोग का अध्यक्ष एकदम कोढ़िया प्रकृति का है, कुछ काम करना नहीं चाहता, तो साल भर में कम से कम 4 बैठक तो करवाएगा ही करवाएगा। यदि एक्टिव है तो चाहे तो रोज करवा ले बैठक, एक्टिव है तो रोज करवा ले, नहीं तो 3 महीने के अंतराल में एक बैठक उसका होना ही चाहिए, 3 मास के अंतर। ठीक। दूसरा बात है कि इसका जो निर्णय होगा आयोग में, यदि कोई बात विचार के लिए लाया गया आयोग के बीच में, इन एक अध्यक्ष और 6 सदस्य के बीच में विचार के लिए लाया गया और उसमें कोई विवाद होता है, सभी लोग एक मत नहीं हैं, 3 लोग एक मत हैं, 3 लोग अलग हैं, तो किस तरीके से होगा। तो मान लीजिए 6 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो निर्णय जो होगा वो बहुमत के आधार पे होगा। यानी अगर सभी के सभी सदस्य और अध्यक्ष उपस्थित हैं तो 3 जो 4 ले आएगा, यानी जिसके पास पार्टी में 4 लोगों ने मतदान कर दिया, चाहे वो अध्यक्ष को मिला के हो चाहे सदस्य को मिला कर हो, तो वही चीज जीत जाएगा। यानी मान लीजिए कोई बोलता है कि हाँ ये करना है, हाँ में और ना में, अब मान लीजिए ना में 4 लोग हो गए और हाँ में 3 लोग, तो उस काम को नहीं करना है, मतलब क्योंकि 4 सदस्य और या अध्यक्ष मिलाकर के उस पार्टी में, उस ना वाले में वोट कर दिए। ठीक, तो बहुमत के हिसाब से होगा। यदि मान लीजिए एक केस ऐसा बना कि आयोग में एक सदस्य अनुपस्थित है, कोई एक सदस्य अनुपस्थित है, अब टोटल 6 अध्यक्ष को लेकर के 6 ही सदस्य हैं और 3 लोग हाँ में आ गए और 3 लोग ना में आ गए, तब क्या निर्णय होगा उस पर भी इसी धारा के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। तो बताया गया है कि यदि ऐसा होता है तो अध्यक्ष दोबारा एक बार वोट डाल सकता है। अध्यक्ष जिस साइड में वोट डाल देगा वही साइड विजयी हो जाएगा। यानी हाँ साइड डाल दिया तो हाँ हो जाएगा, ना साइड डाल दिया तो ना हो जाएगा। यही चीज धारा 10 में भी स्पष्ट तौर पे बता दिया गया। अब बात की गई है कि इसके गण पूर्ति की बात। अध्यक्ष का मतलब यहाँ पे जो पीठासीन अध्यक्ष है उसकी बात कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। एक अध्यक्ष तो केंद्र सरकार चुनेगी, किसके, महिला बाल विकास के मंत्री और 2 अन्य लोगों की सहायता से एक अध्यक्ष चुनेगी। वो अध्यक्ष की बात अलग है और पीठासीन अध्यक्ष की बात अलग है। जब वो अध्यक्ष उपस्थित होगा बैठक में तो वही अध्यक्षता करेगा। लेकिन मान लीजिए अध्यक्ष आया ही नहीं है, केवल सदस्य आए हैं, तो सदस्य में से बीच में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और 5 लोग फिर सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, 5 लोग जो सदस्य हुए तो
5 ये जो फिर से मतदान हो रहा है मान लीजिए, तो 5 में 3 लोग हाँ में आए और 3 लोग ना में आए, 3 लोग हाँ में और 3 लोग ना में आए, तो ये जो पीठासीन अध्यक्ष बना रहेगा, जिसको सदस्यों के बीच से ही चुन करके बनाया गया है, वो एक बार फिर से वोट कर सकता है, या तो हाँ के साइड करेगा या तो ना के साइड करेगा, वही साइड विजयी हो जाएगा और वही बात मान लिया जाएगा कि इस काम को करना है या इस काम को नहीं करना है। ये सारी चीजें इसमें साफ साफ बता दी गई हैं। अब आगे चलते हैं। गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम। कोरम के बारे में आप पढ़े होंगे कि जो संसद की कार्यवाही होती है तो उसमें 10% लोगों का आना आवश्यक है। तो इसमें कितना कोरम होगा, ये कोरम निर्धारित करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि कितने लोग आएंगे तब कार्यवाही चालू हो सकती है, कितने लोग नहीं आएंगे तो कार्यवाही चालू नहीं हो सकती। ठीक है, मिनिमम कितने लोग उपस्थित होने चाहिए उसी को कोरम कहा जाता है किसी भी बैठक में। आइए आगे समझते हैं धारा 11। धारा 11 क्या कहता है? बहुत आसान है। आपसे तो मेरे को लगता है इसके कार्यकाल वगैरह के बारे में ही पूछेगा, और जो भी चीजें बता रहा हूं उसी में से पूछ सकता है। धारा पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, मेन विशेष ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट पे, क्योंकि कंसेप्ट आप समझ गए तो धारा, तो इसमें धारा पूछने का कोई संभावना मेरे को नहीं लग रहा है, 0% है। फिर भी धारा वाइज चलेंगे तो हम लोग सीक्वेंस में पढ़ पाएंगे, इसलिए धारा के साथ पढ़ा रहा हूं। अब देखते हैं धारा 11 जो है वो बताता है आयोग के सदस्य, सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, यानी इस आयोग की जो कार्यवाही होगी उसके लिए एक सचिव का नियुक्ति होगा। सचिव कौन होगा? आईएएस होगा कोई। आईएएस बोले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई सदस्य होगा। जैसे कलेक्टर प्रमोट होकर के सचिव बनता है, वैसे ही वही वाला सचिव इसमें भी होगा। तो भारत सरकार संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव, हायर पोस्ट है संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव उससे नीचे का पोस्ट है, उसके नीचे के जितने वाले सचिव हैं उसमें से किसी को भी इस आयोग का सचिव बना सकता है। तो कलेक्टर तो जिला में रहता है तो बहुत पावर में, लेकिन फिर चला जाता है तो देखिए कहाँ कहाँ पे उनको काम करना पड़ता है। इस आयोग का अध्यक्ष उनको सचिव बना दिया गया, वही 7 लोगों का बैठकर रोज लिखना है, रोज लिखना है, रोज लिखना है। अध्यक्ष थोड़ा शौकीन किस्म का है, गुड़ाकू, बीड़ी तंबाकू इस सब में व्यस्त है, तो बीड़ी तंबाकू लाएगा, यही सब काम रहता है। वैसे आईएएस तो एक अलग चीज है, तो बहुत ज्यादा उस पर इस तरीके का वो नहीं किया जाता, मतलब काम उससे नहीं कराया जाता, लेकिन फिर भी मतलब एक समझिए कि अध्यक्ष से तो नीचे वाले पोस्ट में ही होगा वो। तो संयुक्त सचिव या फिर अतिरिक्त सचिव के नीचे की पंक्ति में जो भी होगा सचिव, उसमें से एक सचिव को एक आईएएस को वो नियुक्त कर दिया जाएगा इस आयोग के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए। अब सचिव का काम क्या होगा? सचिव का काम ये होगा कि रोज दिन प्रतिदिन जो भी बैठक में जो लिखा पढ़ी का काम है वो करेगा। अब एक आईएएस तो ऐसा लिखा पढ़ी का काम नहीं करता, तो उसके लिए केंद्र सरकार अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करेगी और उसको वेतन भत्ते केंद्र सरकार देगी। ठीक है, अब देखते हैं धारा 12। धारा 12 क्या कहता है? धारा 12 के विषय में बात करते हैं। धारा 12 बताता है वेतन और भत्तों का अनुदानों में संदाय दिया जाना है, यानी सदस्य और अध्यक्ष जो होते हैं उनको किस तरीके से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, तो केंद्र सरकार इसको निर्धारित करेगी, वही वेतन भत्ते मिलेंगे। तो धारा 12 यही चीज बता रहा है। अब धारा 13 देखते हैं। धारा 13 जो है वो अध्याय 3 का पहला धारा है। ठीक है, अध्याय 3, अभी तक अध्याय 2 चल रहा था। अध्याय 3 का पहला धारा कौन सा है? धारा 13। अब अध्याय 3 में बताया गया आयोग की कृत्य और शक्तियां, यानी आयोग के कार्य क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी, ये पूरा अध्याय 3 में वर्णन किया गया है। और अध्याय 3 का पहला धारा है अध्याय धारा 13, और उस धारा में क्या क्या चीजें हैं। तो आयोग के कृत्य के बारे में बताया गया है। आप एक चीज सरसरी निगाह पे जान लीजिए कि आयोग का वो सारा काम होगा जो बालकों से संबंधित है। जैसे कहीं बाल श्रम हो रहा है तो उसका देख रेख करना, जांच करना कि उस पर सही में बाल श्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें पूरी तरीके से बालक से संबंधित जो भी काम आएंगे। यदि आयोग के कृत्य में बात करें तो 2 चीजें आप एकदम कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा। पहला शब्द आपको होना चाहिए बालक, दूसरा शब्द होना चाहिए सिफारिश।
यानी आयोग जो है वो किसी तरीके का दंड नहीं दे सकता, किसी तरीके का न्याय नहीं सुना सकता। वो केवल केंद्र सरकार को सिफारिश कर सकता है, राज्य सरकारों को सिफारिश कर सकता है, जो अधिकारी हैं उनको सिफारिश कर सकता है, उनको सलाह दे सकता है। इसको न्यायिक कोई शक्ति नहीं है, निर्णय देने की कोई शक्ति नहीं है। वो केवल जांच कर सकता है, उसकी सिफारिश कर सकता है। दूसरी बात, बालक से संबंधित कोई भी काम है उसके विषय में वो काम कर सकता है कौन? आयोग। अब देखते हैं क्या क्या है इसमें, मैं बता देता हूं। आप सरसरी निगाह पे बस दो ही चीज याद रखिएगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धारा 13 के अंतर्गत सिफारिश का काम है और बालक से संबंधित जो भी काम होगा वो सारी चीजें। एक एक करके पढ़ देता हूं, आपके दिमाग में रहेगा। अब आप चाहें तो लिख भी लीजिएगा। बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त कानून विधि, जैसे कोई कानून है बालकों के संरक्षण से संबंधित तो उसकी जानकारी देना, वो लागू हो रहा है कि नहीं, उन सारी चीजों को देखना। यदि नहीं हो रहा है तो उसके विषय में केंद्र सरकार को सिफारिश करना। यदि हो रहा है उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको बताना कि ये कमियां हैं, आप इसको दूर कर लीजिए। केंद्र सरकार जो उचित समझे वो काम उसको दे सकता है। अगर आगे देखें तो बालकों के अतिक्रमण की जांच करना, यानी बालकों को यदि शोषित किया जा रहा है उनको ऊपर जांच करना। मान लीजिए बालकों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, अश्लील साहित्य पढ़ाया जा रहा है, वैश्यावृत्ति के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो इस तरीके की चीजों की जांच करना और उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को करना इसी आयोग का काम है। साथ ही एक काम और देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ संधियां हो रही हैं बालकों को लेकर के, बच्चों से संबंधित, तो उसका भी अध्ययन करना। फिर बालकों के लिए अनुसंधान का काम करना कि बालक किस तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर सकें, देश के लिए एसेट्स बन सके, संपत्ति बन सके, बोझ न बने। तो ये सारी चीजें उनके हैं, बाकी कुछ इसमें से ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे। आपसे पूछ सकता है जांच की शक्तियां, धारा 14। इसमें ये दो चीजें याद रखिएगा, सिफारिश और बालक दोनों रहेगा। यानी बालक से संबंधित कोई भी काम है वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का, राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग का काम है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का काम है। और दूसरा, उसका जो काम करने का पद्धति है वो सिफारिश करने वाला है, सलाह देने वाला है, न कि निर्णय सुनाने वाला, किसी को दंड देने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार को वो सिफारिश कर सकती है। मान लीजिए ऐसा कोई काम आता है जिसकी वजह से जिस पर कानून बनना चाहिए बालकों से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, हाई कोर्ट में जा सकती है, लेकिन वो दंड नहीं सुना सकती। हाँ, जांच की शक्तियां हैं, जिस पर आगे अभी धारा 14 में मैं जरूर बात कर रहा हूं। तो धारा 14 देखते हैं, अध्याय 3 का धारा 14 क्या कहता है? जांच से संबंधित शक्तियां। तो आयोग को, जो आयोग है उसको धारा 13 के अंतर्गत, जिसमें आयोग के कृत्य बताए गए हैं और आयोग की मतलब आयोग के कृत्य के बारे में बताया गया है कि आयोग क्या क्या काम करेगा, उससे संबंधित जांच की शक्तियां आयोग को दी गई हैं। तो वो किस तरीके का होगा? तो किसी भी चीज के जांच के लिए उसके पास सिविल न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त होंगी। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सिविल न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त होंगी, इसका मतलब यह नहीं है कि सिविल न्यायालय किसी को दंड देता है तो उसको दंड देने का भी अधिकार है। जांच के लिए, केवल जांच के लिए उसमें क्या क्या चीजें हैं, जांच के लिए वो क्या क्या उसके पास अधिकार है, वो सारी चीजों पर बात करता हूं। जैसे किसी व्यक्ति को समन कर सकता है, उसको हाजिर कर सकता है, अपने दफ्तर में बुला सकता है कि आइए आप अपनी गवाही दीजिए। दस्तावेज लाने के लिए कह सकता है, शपथ पत्र लेके आने के लिए कह सकता है, या फिर किसी न्यायालय कार्यालय की किसी लोक अभिलेख या प्रतिलिपि मंगा सकता है, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है। तो इस तरीके से चीजें इसकी है, केवल जांच संबंधी है। ध्यान रखिए कि केवल जांच संबंधी है, निर्णय नहीं सुनाएगा। लोगों को बुला सकता है, उससे शपथ पत्र भरवा सकता है, यानी आप एफिडेविट भर के दीजिए कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उनकी गवाही ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, दंड नहीं दे सकता। बस सब कुछ कर सकता है, दंड नहीं दे सकता। अब इसके अलावा जांच अगर वो करता है
और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट बना करके वो मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, न्यायाधीश के पास भेज सकता है कि ऐसा ऐसा मामला हमने देखा और ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड करी हैं, अब आप इसमें दंड दीजिए, निर्णय दीजिए। तो मजिस्ट्रेट का काम है निर्णय देने का, न कि इस आयोग का। आयोग का काम केवल और केवल जांच करने का है और जांच करने के बाद सिफारिश करने का है। वो मजिस्ट्रेट को सिफारिश कर सकती है, मजिस्ट्रेट को ये नहीं कर सकती कि आपको दंड देना ही देना है, उसको सलाह दे सकती है, अपनी रिपोर्ट भेज सकती है। वैसे ही बालकों से संबंधित कोई काम है, धारा 13 जिसको पढ़े, जिसमें आयोग के कृत्य बताया, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हर धारा के मतलब उसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो बालकों से संबंधित हैं, बालकों के विकास और संवर्धन से संबंधित हैं, बालकों को शोषण से बचाने से संबंधित हैं। लेकिन उसके बारे में वो केवल केंद्र सरकार को या फिर जो संबंधित अधिकारी है या फिर जो राज्य सरकार है, जो मुख्यमंत्री है या जो मुख्य सचिव है, उसको सिफारिश कर सकता है, उसको सलाह दे सकता है, उसको ये नहीं कर सकता कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। न्याय देने का काम इस आयोग का नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आपसे बिल्कुल प्रश्न बन जाएंगे, आयोग के कृत्य के बारे में पूछेगा तो दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, पहला वो जांच कर सकता है, दूसरा वो सिफारिश कर सकता है, सलाह दे सकता है। अब देखते हैं धारा जो 13 पढ़ा, धारा जो 14 पढ़ा, जिसमें कि उसको सिविल न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त होंगी। सिविल न्यायालय को लिख लीजिएगा, सिविल न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त होने का मतलब यह है कि सारी जांच वगैरह के लिए उस लोगों को बुला सकता है, शपथ पत्र आदि भरवा सकता है, सबूत इकट्ठा कर सकता है, लेकिन निर्णय नहीं सुना सकता क्योंकि वो न्यायिक प्रकृति का नहीं है। आइए देखते हैं धारा 15। धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 जांच के पश्चात की कार्यवाही के बारे में बात करता है। धारा 15 जांच की कार्यवाही के बारे में मतलब पश्चात कार्यवाही के बारे में बात करता है, यानी यदि जांच में वो पाता है कि हाँ कोई बालक जो है वाकई में शोषित है, परेशान है या बाल श्रम कराया जा रहा है, इस तरीके की चीजें हैं, तो अपना रिपोर्ट बना करके धारा 15 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, उच्च न्यायालय को भेज सकता है, उनको कह सकता है कि आप अपना रीट जारी करें। 5 तरीके के रीट होते हैं, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे राज व्यवस्था में, लेकिन अभी ये समझिए 5 तरीके के रीट होते हैं, जिसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट महत्वपूर्ण रीट होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को तुरंत प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में हाजिर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि धारा 15 जो है जांच के बाद की कार्यवाही की बात करता है। यानी मान लीजिए एक बच्चा है जो कि बाल श्रमिक है और बाल श्रमिक के रूप में उसकी जांच कर ली गई आयोग के द्वारा कि हाँ वाकई में वो बाल श्रमिक है, उसको शोषित किया जा रहा है, तो अब उसके पास न्यायिक अधिकार तो है नहीं। तो न्यायिक अधिकार नहीं है तो अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को भेज सकता है कि आप इसको देखिए, इसका न्याय करिए, इसके पुनर्वास की व्यवस्था करिए। यदि किसी कानून में कोई फॉल्ट है, जिस फॉल्ट की वजह से जो व्यक्ति है वो बच जा रहा है, उस बालक से संबंधित कोई बात है उसमें, तो उसको उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये सब काम है इसके, लेकिन न्याय करने का अधिकार इसके पास नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं धारा 16। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो किसी परिवार में रहता है और उसको सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता, तो इसका कुछ फंड होता है, तो बोल सकता है कलेक्टर को कि आप फंड मुहैया कराइए, सारी चीजें हैं, बाकी जांच का अधिकार उसको नहीं है। ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा आप कहीं पे फंसेंगे नहीं। पहला न्याय का अधिकार नहीं है, जांच फिर बोला, तो दो चीजें याद रखेंगे, पहला वो जांच का अधिकारी है, दूसरा वो सिफारिश कर सकता है। कलेक्टर को भी वो सिफारिश कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता। एसडीएम को सिफारिश कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता। राज्य सरकार से सिफारिश कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता। तो दो चीजें याद रखेंगे, जांच और सिफारिश, तो आपसे उसके कृत्य के बारे में कोई बात छूटेगी नहीं। आइए देखते हैं धारा 16। धारा 16 क्या कहता है? धारा 16 कहता है आयोग के वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, यानी आयोग जो भी काम करेगा उसका एक रिपोर्ट बनाएगा। वार्षिक रिपोर्ट आवश्यक रूप से बनाएगा और विशेष तौर पे कुछ काम करता है तो उसका विशेष रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजेगा। बस इतना ही है धारा 16 में। तो इस तरीके से हमने धारा 1 से लेकर के धारा 16 तक पढ़ा। बहुत अच्छा ये अधिनियम है, लेकिन इसमें आप देखते हैं आयोग के पास न्यायिक शक्तियां नहीं है, सिफारिशी शक्तियां हैं। और सारी धाराओं को आपने पढ़ा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछ सकता। अभी तक जो हमने पढ़ा है
उसमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है वो मैं बता सकता हूं आपको। पहला पूछ सकता है आयोग के गठन के बारे में, केंद्र सरकार करेगी और अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कैसे होता है, किस क्षेत्र से हो सकता है। दूसरा पूछ सकता है उनकी पदावधि के बारे में, वेतन भत्ते नहीं पूछा जा सकता। पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है। रिक्तियों को किस तरीके से भरा जा सकता है ये भी पूछ सकता है आपसे। और एक टेक्निकल सा चीज़ आपसे धारा 10 के बारे में पूछ सकता है, किस तरीके से वो काम करेगा, कोरम आदि के बारे में जो मैं बताया। उसके बाद और धारा 11 धारा 12 से कुछ पूछने लायक नहीं है। धारा 13 से आयोग के कृत्य पूछेगा और ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आयोग के कृत्य पूछ ले। यदि आयोग के कृत्य पूछे तो आप दो चीज़ें याद रखिएगा, एक सिफारिश और एक बालक। बालक जहाँ पे आया सही मारिएगा, सिफारिश जहाँ पे आया सही मारिएगा। न्याय नहीं है, केवल सिफारिश है। धारा 14 से एक चीज केवल महत्वपूर्ण चीज पूछ सकता है जो कि उसको सिविल न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त है जांच करने के लिए। धारा 15 बेकार, कुछ नहीं पूछेगा। धारा 16 से भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो ये आयोग है वो अपना रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। इस तरीके से हमने 3 अध्याय देख लिए, अध्याय 1, 2 और अध्याय 3। यहां तक हमने देखा और अध्याय 3 तक हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय, पहला तो प्रारंभिक देखा, प्रारंभिक में कहां कहां लागू होगा। उसके बाद दूसरे अध्याय से हमने सीधे सीधे देखा चालू किया कि राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग कैसे बनेगा, कौन उसका सदस्य हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, कैसे हटाया जाएगा, कैसे उसको फिर से पद नियुक्त किया जाएगा, कितनी बार पद नियुक्त किया जा सकता है, कितनी बार हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने एक अध्याय पढ़ा जिसमें आयोग की कृत्य और शक्तियां के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा कि बालकों से संबंधित जो भी काम है वो आयोग करेगा, उसके कृत्य हैं और शक्तियां केवल जांच की शक्तियां हैं, न्यायिक कोई शक्ति नहीं है, और जांच में वो सिविल न्यायालय के बराबर शक्ति प्राप्त है। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का एक भाग खत्म किया है, जिस भाग में हमने राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ा है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 से आगे, जिसमें हम देखेंगे राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग कैसे बनता है, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके क्या काम है, यही सारी चीजें फिर से पढ़ना है राज्य बालक संरक्षण आयोग के विषय में। तो अगला वीडियो में भी छोटा हो, इससे आपके कृत्य, शक्तियां, कार्यकाल, इसी सब से प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे धाराओं से संबंधित बहुत कम संभावना है प्रश्न पूछे जाने की। तो आप ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि सभी लोग जो सीधी भर्ती वाले हैं वो 20 में से 20 प्रश्न करने की स्थिति में हो, और जो परिसीमित हैं वो 60 में से 60 करने की स्थिति में हो इस भाग से। बाकी आप लोग टेस्ट को लगाते रहिए, टेस्ट महत्वपूर्ण है, उसी से आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, अपनी कमियों को जान सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि एक अंदर की खबर बता रहा हूं, कल टेस्ट सीरीज का प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप लोग जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी ही अगर वीडियो देखेंगे तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा जो नंबर है नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा, फिर से बता देता हूँ, 96 17 41 36 76। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो सीधी भर्ती वाले जो हैं वो 450 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और जो परिसीमित वाले हैं वो 500 में ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट को। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन बाद में इसी का प्राइस जो है वो 599 रुपये हो जाएगा, और इसी का प्राइस जो है 649 रुपये हो जाएगा। परिसीमित वालों का 649, सीधे का 599। तो ज़्यादा प्राइस देने से बचें, आप लोग को कर लीजिएगा। कल सुबह 10 बजे तक भी आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, 450 और 500 के प्राइस में। तो ध्यान रखिएगा, जितने लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं कर लें, प्राइस न बढ़े उससे पहले। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।